हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेटलर्जी। आप इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दी है तो आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है, जिससे कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, जिससे समझते भी चलो और लिखते भी चलो। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएंगे। और मैं सच बताऊं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बस हाँ, थोड़ा बड़ा है तो हम देखेंगे आज इसको हम एक ही वीडियो में कर पाते हैं या फिर अलग अलग पार्ट वाइज हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। वो अभी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन आपको किसी भी चीज की नहीं लेनी है। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 10th के साइंस के, हर एक चैप्टर पे वीडियोस आएगी। और आपको मैं एक चीज जरूर क्लियरिफिकेशन दे सकता हूं कि जो भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपके बोर्ड से रिलेटेड है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, अगर वीडियो में आ गए हो तो सबसे पहले लाइक करो और हम आगे बढ़ते हैं ज्यादा बिना देर किए। क्योंकि देखो, बहुत बड़ा चैप्टर है तो मुझे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको आराम आराम से समझाना है, तो मेरे को ज्यादा टाइम उसमें देना है ना। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हमें जानना है कि प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल। फिजिकल केमिकल दोनों हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, नीचे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो मैं बता रहा था। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं आपके वो इन्हीं में से आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में से और फिजिकल प्रॉपर्टीज में से। उसके बाद हम मेटलर्जी, उसके बाद हम मेटलर्जी पे आएंगे जो चैप्टर का नेम है। पहले हमें मेटल्स नॉन मेटल्स को समझना है, उसके बाद मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं मेटल का, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स को जानेंगे। पहले मेटल समझेंगे फिर नॉन मेटल समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिखा दूंगा। एंड देन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे इसको हम पहचानते हैं, कैसे इसके मतलब लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं मेटल से। पहले देखो, मैं सिंपली इसको भी समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देने चाहता हूं। आपने स्टेट ऑफ मैटर जरूर पढ़ा होगा। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो मैटर को पूरा अच्छे से। दो चैप्टर आते थे आपके अगर आप सीबीएसई में थे तो। इज मैटर अराउंड अस प्योर, और दूसरा था, पहला क्या था, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो ये दो चैप्टर अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से तो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी होगी। उसमें आपने फिजिकल स्टेट्स में पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये सबने पढ़ा। अब केमिकल स्टेट्स भी पढ़ी होगी आपने जरूर, जिसमें था प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा क्या था, मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस क्या, मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस को हमने दो पार्ट में बांटा था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। किसमें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब बताओ, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स क्या होते थे, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते थे, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते थे। जैसे कि ऑक्सीजन एटम है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, सोडियम एटम है। और जो भी हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर अभी पढ़ के आए 10th में, उसमें भी मैंने बताया था। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो ना, उसमें क्या करते थे, एलिमेंट्स को ही अरेंज करते थे ना। मेटल नॉन मेटल एक अलग बात है, मेटल नॉन मेटल का भी मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक वाले क्या है, मेटल्स है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। और पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल या फिर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स आपको पता है जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल नॉन मेटल की। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एलिमेंट्स को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट इज मेटल एंड सेकंड इज नॉन मेटल, थर्ड वन इज मेटेलॉइड। ठीक, जैसे पहला हो गया आपका मेटल, ठीक, दूसरा नॉन मेटल, एंड तीसरा क्या होता है, मेटेलॉइड।
ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। अब इन तीनों को कैसे समझते हैं, है तो सब एलिमेंट्स ही, एलिमेंट्स को ही हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। अब मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है और मेटलॉइड्स क्या है, यही तीन चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं मेटल्स के ऊपर। तो देखो, मेटल्स हमारे वो होते हैं जो एक तो हार्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जिसके अंदर कंडक्टिविटी हो यानी कंडक्शन कर सके, जिसकी अपनी शाइन हो यानी लस्टर बिहेवियर दिखाए, ये चार चीजें जिसमें है वो मेटल है। और एक और चीज जिसमें सोनोरिटी हो यानी कि जो सोनरस बिहेवियर करे, यानी कि जिसका मेटेलिक साउंड हो। आपने देखा है ना कभी बैल को जब हम बजाते हैं ऐसे टन टन टन, या लोहा ले लेते हैं, लोहे को अगर मैं पकड़ के बजाऊंगा तो उसमें क्या होगा, आवाज आएगी, उससे एक आवाज निकलेगी। लोहे की अपनी आवाज होती है कि नहीं होती है, जल्दी बताओ। तो वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर अपना मेटेलिक साउंड है। वी नो दैट आयरन इज अ मेटल, हमें पता है ना, तो उसका अपना अलग एक साउंड है, मेटेलिक साउंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी बिहेवियर को हम बोलते हैं सोनोरस बिहेवियर। और मेटल की एक चमक भी होती है, चमक। अब चमक क्या है, जैसे कि स्टील है, स्टील की अपनी चमक है, सोना है मेटल है उसकी अपनी चमक है, चांदी है मेटल है उसकी अपनी चमक है। कैसे, क्योंकि वो मेटल से, इसीलिए तो उसके अंदर चमक, चमकने का बिहेवियर है। और इसी बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, लस्ट्रस बिहेवियर, यानी जितने भी मेटल्स होंगे उसके अंदर क्या होता है, शाइनी बिहेवियर होता है। अब आप कहोगे कोई नॉन मेटल ऐसा है जिसके अंदर ये वाला बिहेवियर हो, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल है, डायमंड। अब आप कहोगे डायमंड नॉन मेटल क्यों है, अरे वो भी समझेंगे आगे धीरे धीरे, मैं आपको कार्बन एंड कंपाउंड आएगा तब और अच्छे से समझाऊंगा। बट एक्सेप्शन हमें हमेशा लर्न करके चलने हैं। अब मैं मेटल्स की जब प्रॉपर्टीज लिखता हूं ना, तो मैं उसमें हमेशा एक्सेप्शंस को अलग लेके चलता हूं। जैसे अगर मैं इसी में अगर आपको क्लियर करवाना चाहूं, तो देखो दो तीन बातें आपको क्लियर रखनी है। देखो पहली चीज क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से नोट्स वाइज भी दिखाऊंगा, पहले मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसमें कंडक्टिविटी होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। सेकंड, कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है, समझ आता है कि कंडक्शन करते हैं। मेटल्स वैसे भी आपने पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, कंडक्शन इजीली होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कंडक्टिविटी भी शो करेगा इजीली। सेकंड आता है, ये लस्टर बिहेवियर दिखाते हैं यानी शाइनी बिहेवियर। थर्ड आता है हमारा, थर्ड क्या आता है जल्दी बताओ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आएगा हमारा लस्टर बिहेवियर के बाद सोनोरस बिहेवियर। अभी मेलेबिलिटी पे भी आएंगे, पहले मैं आपको मेन मेन बताता हूँ। एक होता है हमारा सोनरस बिहेवियर, और एक आता है हमारा डक्टिलिटी भी। डक्टिलिटी भी होती है मेटल के अंदर, ये याद रखो क्या होता है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। अब ये होते क्या है, यही तो मेरे को आपको समझाना है, ठीक है। ये मैं आपको अब क्लियर करता हूँ, ये तो मैंने पॉइंट्स लिख दिए, नॉन मेटल को उल्टा कर दो कि उसमें नहीं होगा। एक चीज और मैं बता दूं, कंडक्टिविटी वाले केस में भी मैं आपको बताता हूँ, मेटल्स कंडक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टिव होते हैं, ठीक है, मेटल्स कंडक्टिव, नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टिव। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टिव होता है, कौन सा, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। और एक लस्ट्रस बिहेवियर का मैंने बता ही दिया आपको, डायमंड। डायमंड नॉन मेटल होता है लेकिन लस्ट्रस बिहेवियर दिखाता है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉलिड के लिए भी एक एक दो आएंगे, जैसे कि हम बोलते हैं ना मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा, मरकरी, Hg। ये सब भी हम आगे अभी देखने वाले हैं, ये मैंने आपको सिर्फ रिव्यू दिया है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अब पढ़ो यहाँ पर, हार्ड एंड हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक बात तो याद रखो, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये आपको मैंने अभी बताया ना, जनरली सॉलिड्स होते हैं, और सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। और एक और चीज आ जाती है इसी से, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जनरली, जल्दी बताओ, हाई होता है कि लो होता है, हाँ हाई होता है, वेरी गुड। तो इसमें भी यही चीज होगी, मेटल्स में जो
इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा हाई रहेगा। तो जनरली मेटल्स क्या दिखाते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट भी आगे आप नोट कर लेना, नहीं होगा तो भी आप लिख के चलो, मेटल्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इसी एक पॉइंट से हमने 2-3 पॉइंट भी बना लिए। और सॉलिड होते हैं, देखो नीचे वाला पॉइंट तो पहला ही है, पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट बन गया ना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हार्ड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 2 पॉइंट याद हो गए? बताओ जल्दी। ठीक है, तीसरा आता है हमारा सोनोरिटी या फिर सोनरस बिहेवियर। ये मैंने अभी बताया, मेटल्स के अंदर क्या होता है, अपना मेटेलिक साउंड होता है। और वही एग्जांपल दिया, मेटल्स प्रोड्यूस अ टिपिकल रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाय समथिंग। मतलब मेटल्स को जब भी पीटा जाता है, जब भी उसको हिट करते हैं, तो उसका अपना एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है, जिसको हम सोनोरस बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस बिहेवियर। और ऐसी कंडक्टिविटी वाला पॉइंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी वाला पॉइंट, इसको तो स्टार करके रखो। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी हाई रखते हैं। क्या रखते हैं? कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्शन दिखाते हैं। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी नो दैट ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन वो कंडक्शन दिखाता है। हाँ दिखाता है। अभी मैं पूछ भी रहा था ना, कौन सा ऐसा है एक्सेप्शन जो कंडक्टिविटी दिखाता है, तो उसका आंसर यही है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड याद रखना, ये दोनों एक्सेप्शन में है। डायमंड लस्ट्रस बिहेवियर वाले में और ग्रेफाइट कंडक्शन वाले में। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अब देखो मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी वाला मैंने पॉइंट आपको बताया था, मतलब सिंपल सा है ना, कि कोई भी अगर पतली सी शीट है, टीन की शीट ले लो, आयरन की शीट ले लो, उसको क्या करते हैं हम, पीटते हैं तो उसका आकार चेंज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। मतलब उसको हम बीट यानी उसको पीट सकते हैं, यही है ना मेलेबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम वायर बनाते हैं। जैसे हम क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं। वायर देखे हैं, कॉपर के वायर देखे ही होंगे। कॉपर क्या होता है, मेटल ही होता है ना। सिंपल सी बात है। तो वायर किसके बनते हैं, मेटल के बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो डक्टाइल होते हैं, वो इजीली डक्टिलिटी शो करते हैं, इसीलिए उसको हम वायर में चेंज कर सकते हैं, उसको हम अलग शेप में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गए, मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है। ठीक। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला केस मैंने सॉलिड से बता दिया। सॉलिड जनरली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं, तो यहां पर भी वही होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट एक याद रख लेना, सीजियम एंड गैलियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक। बाकी सब तो आप पढ़ सकते हो। ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन अ नॉन मेटल, हमें पता है ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है। हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और ग्रेफाइट भी क्या है, एक्सेप्शन ही है। एक्सेप्शन है ना ग्रेफाइट, आपको पता ही होगा। और ये कंडक्शन भी दिखाता है, ये कंडक्शन भी दिखाता है, तो ये सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है। प्रॉपर्टीज ये क्या कर रहा है, मेटल की तरह शो कर रहा है, लेकिन नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन से मिलके बनता है। ये जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे, तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर और डायमंड की स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से समझोगे। तो ये वाला पार्ट आप उसके लिए भी छोड़ सकते हो, अभी फिलहाल के लिए आप याद कर सकते हो। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा याद करने का है भी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो मैंने मेटल की प्रॉपर्टीज आपको बता दी, अब उसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉन मेटल। मतलब कितनी बढ़िया बात है यार, एक की प्रॉपर्टी याद करो, दूसरी अपने आप फ्री, यानी बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है। एक याद, दूसरी अपने आप याद। अब नॉन मेटल में क्या होगा, मेटल में होता था कंडक्शन, नॉन मेटल में नहीं होगा। मेटल होते थे मेलेबल, नॉन मेटल नहीं होंगे। मेटल होते थे डक्टाइल, नॉन मेटल नहीं होंगे। मेटल सोनोरस बिहेवियर शो करते थे, नॉन मेटल नहीं करेंगे। ठीक है। मेटल होते थे सॉलिड, एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। और यहां क्या होगा, यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक नहीं, मतलब ये तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। अब एक ऐसा मेरे को अगर एलिमेंट लेना हो तो मैं ब्रोमीन ले सकता हूँ, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। होता है कि नहीं होता? और फिर वो चेंज हो जाता है। ये आप कमेंट में लिख के बताओ कि वो चेंज कब होता है और किस में चेंज होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जल्दी बताओ लिख के। बाकी आप देख सकते हो, वो डक्टाइल थे, ये ब्रिटेल थे। ठीक है, उल्टा कर रखा है। और ये नॉन मेलेबल है, वो मेलेबल थे। ये नॉन डक्टाइल है, वो डक्टाइल थे।
ठीक है। और क्या है, नॉन सोनरस है, वो सोनरस थे। और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ या हीट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते, कंडक्टिविटी शो नहीं करते, दे आर बैड कंडक्टर्स। और मेटल्स क्या थे, गुड कंडक्टर्स। ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें भूलनी नहीं है। एक बार और देख लो अगर नहीं समझ आया तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हाँ नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज करने के बाद आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी देखो कुछ इस तरीके से होती है। तीन चार चीजें आपको याद कर लेनी है। एक तो ऑक्सीजन से रिएक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन, और मेटल नॉन मेटल की भी आती है रिएक्शन। एक डाइल्यूट HCl से रिएक्शन आप याद कर लेना। एक HNO3 से, क्योंकि ये वाली चार पांच जो रिएक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो जो मैंने अभी बताई है, और मैं सारी करवाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन आते हैं इसमें से, रिएक्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। थ्योरी तो आपको बना के लिखनी है, वो आप सब लिख दोगे। रिएक्शन आती है तो सब लिख सकते हो, कैसे लिखनी है वो भी बताऊंगा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल की रिएक्शन हमें ऑक्सीजन से करानी है। ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है, जब भी मेटल, एक चीज याद रखो, मेटल का केस है या नॉन मेटल का केस है, ऑक्सीजन से जब भी हम रिएक्ट करा रहे हैं तो एक तो बात फिक्स है कि ऑक्साइड बनेगी, एक तो बात फिक्स है ऑक्साइड बनेगी। अब मेटल की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगी कि नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगी? जाहिर सी बात है मेटेलिक ऑक्साइड बनेगी। और हमेशा याद रखो, जो हमारी मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है। कौन सी ऑक्साइड होगी? बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कब बनेगी? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जैसे C+O2 CO2। अब मेटल के केस में क्या होगा, मैं लिख देता हूं, मेटल प्लस ऑक्साइड, ये फॉर्मूला मान के चलो, ऑक्सीजन गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड, या फिर क्या मिलता है, बेसिक ऑक्साइड। ये याद रखो, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं, जैसे सोडियम प्लस O2 क्या बना, Na2O। क्या बना? Na2O। अब ये जो हमारा सोडियम ऑक्साइड बना, हमारा जो सोडियम ऑक्साइड बना है मेटेलिक ऑक्साइड है, सिंपल सी बात है, सोडियम मेटल है। और ये ऑक्साइड कौन सी होगी, नेचर क्या होगा, बेसिक की एसिडिक? बेसिक। हमेशा याद रखो, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड बनेगा। और एसिडिक ऑक्साइड कब बनता है? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये याद रख लो हमेशा के लिए, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड इसलिए भी बोलते हैं, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देगा, ये भी कमेंट करके बताओ। ये तो सिंपल सी बात है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो समझ भी आ रहा है। बेस बनेगा कि एसिड बनेगा? जब बेसिक ऑक्साइड है तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, बेस ही बनेगा। अब एक मैं अपने पास से लूं, जैसे ये भी तो मेटल है Mg, इसकी O2 से रिएक्शन करवा दूं तो क्या बन जाएगा, MgO बनेगा। ठीक है, ये मैंने सिखा रखे हैं कंपाउंड्स वाले, इस पे 2 वैलेंसी होती है, इस पे भी 2 वैलेंसी होती है, रेशियो क्या गया 1:1, तो MgO। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लिख दो। अब 2 Mg हो गए तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। बताओ, क्लियर हो गया? अब ये भी क्या है हमारी, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है या फिर बेसिक ऑक्साइड है? अब इसको आप पढ़ लो, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म। तो जब भी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे क्या बनेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर इवन एट रूम टेम्परेचर। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ, वो आप लर्न कर लेना। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेटल्स होते हैं ना, और खासकर एल्कलाई मेटल्स, वो हमारे काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब जो एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप वाले होंगे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमेशा मान के चलो। पोटेशियम हो, सोडियम हो, ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, और ये मैंने आपको समझा ही दिया बाकी का। अब मैं एक क्वेश्चन ले आया हूं, देखो, एसिडिक ऑक्साइड आप समझ जाते हो, मेटेलिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड आप समझ जाते हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? अब आपका क्वेश्चन ये आता है, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, एक तो आप याद भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम।
एक ही है, याद कर लो, एल्यूमिनियम। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब क्या है? अब आप कहोगे एम्फोटेरिक क्या होता है, तो देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपकी ऐसी ऑक्साइड है जो दोनों के साथ रिएक्ट कर सके, यानी आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और दूसरा आपका बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके। अब ये बना कैसे होगा? देखो, जब एल्यूमिनियम हमारा एक क्या है, मेटल है, जब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? इस पे +3 चार्ज होता है, इस पे -2 चार्ज होता है, मतलब 3 और 2, रेशियो क्या आ गया, 3:2 का। तो यहाँ पर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? Al2O3, Al2O3। अब इसको बैलेंस भी कर दूं क्या? बैलेंस कर सकते हो आप। यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूंगा तो ये 6 हो जाएंगे, यहाँ 2 लिख दूंगा तो 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 लिख दूंगा तो ये भी 6 हो गए। अब बस लास्ट में एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दो, 4 लिख दो, बस हो गई बैलेंस। ये ऊपर वाला पार्ट मिटा सकते हो आप, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो ना। अब ये जो मेरी Al2O3 बनी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब लोग इसको समझने में गलती करते हैं, ये मेटेलिक ऑक्साइड है, लेकिन क्या ये एम्फोटेरिक है, क्या ये बेसिक ऑक्साइड है, क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है? तो सिंपल सी बात है, इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिड से। इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? एसिड से। एसिड से जैसी मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा Al2O3 की 6HCl के साथ, तो क्या मिलेगा मेरे को? देखो यहाँ पर इसकी Al2 की, ये Al2 ऊपर आएगा, Al2 नीचे आएगा, O3 भी नीचे आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, Al2O3 प्लस 6HCl गिव, चलो मैं रिएक्शन ही बताता हूँ कैसे होती है। तो देखो, यहाँ पर Al2O3 था जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एक एसिड है। अब एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा? देखो, इस पे +3 चार्ज होता है, तो जब ये टूटेगा तो इससे जब अटैच होगा तो यहाँ पर भी इसका जो 3 चार्ज है वो इस पे आएगा, और Cl पे -1 चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा? AlCl3 बनाएगा। प्लस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, जब ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है 2:1 का रेशियो, यानी H2O। अब इसको बैलेंस भी तो करेंगे, बैलेंस कैसे करने हैं? मैंने आपको सिखाया, एटम्स को बैलेंस करो। पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 2 कर दो, कितना हो गया? 6। अब एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बैलेंस हो गया? जल्दी बताओ देख के, बैलेंस हुआ कि नहीं? हो गया। अब ये वाली रिएक्शन, इसी की रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस से कराऊं, सपोज करो NaOH लेता हूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ जल्दी? एल्यूमिनियम इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सबसे पहली चीज है, देखो, वाटर बाहर कर दो। सबसे पहली चीज क्या है? वाटर बाहर कर दो। कर दिया? आपने कहा बिल्कुल कर दिया, कर दिया ना। अब क्या होगा? देखो, यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। अब ये तीनों एक साथ मिलके सोडियम एल्यूमिनेट बनाएंगे। देखो, Na पे 1 चार्ज, एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज, और इसका बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पे 2 चार्ज। तो ये तीनों को इसने ऐसे ऐसे बांट लिया, एक इसको दिया, दो इसको दिया। अब देखो, चार्ज बैलेंस है कि नहीं? यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, +4, और यहाँ -2 इंटू 2 4, तो -4, और ये +4, तो बैलेंस है ना? बैलेंस है ना? ठीक है। अब इसको बैलेंस करो पहले, रिएक्शन को। यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम 2 आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और 5, 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हो गए 2 और 2 4, 4 और 1 5, बैलेंस है। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो ये बैलेंस हो गई है। तो इस टाइप से आपको देखना है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस आपको लर्न करनी पड़ेगी, सोडियम एल्यूमिनेट की जैसे आप लर्न कर सकते हो, और ये वाला केस तो आपको वैसे भी लर्न करके चलना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला। ठीक है, कुछ कुछ केसेस हैं जो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वो आपको लर्न करके चलने हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ की। अब मजा आ गया, देखो, मेटल को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा? देखो, इनकी ऑक्साइड्स भी बन सकती है, हाइड्रोक्साइड भी बन सकती है, कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दो केसेस है। पहला, जब मैं मेटल की वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो पहली चीज है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन लिबरेट होगी। वही बात, मेटल ऑक्साइड बनेगी या तो, और हाइड्रोजन लिबरेट होगी। और एक केस ऐसा है कि मेटल ऑक्साइड की अगर मैं रिएक्शन कराऊं, अगर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराऊं
यानी मेटल ऑक्साइड यहाँ से बनाने के बाद दोबारा वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये वाले काम होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो हमें देखने हैं। जैसे जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या करेंगे, पहले तो अपनी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर दोबारा वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन से, सोडियम पोटेशियम। कौन सा केस लूं, सोडियम वाला। सोडियम क्या करेगा, पहले तो देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, H2O से रिएक्ट होगा। H2O से रिएक्ट करके क्या करेगा बताओ जल्दी। अब आप कहोगे कि ये तो ऑक्साइड बनाएगा ना, अपनी पहले ऑक्साइड बनाएगा Na2O, फिर दोबारा रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं मैं, NaOH बन जाएगा। डायरेक्ट लिखूंगा। अब इसको मैं बैलेंस भी डायरेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एक चीज तो फिक्स थी ना, हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा था, वो तो फर्स्ट वाले केस में ही कर दिया था ना। पहले क्या बना होगा, Na2O प्लस, बताओ जल्दी क्या बना होगा, पहले Na2O बना होगा प्लस क्या बना होगा, हाइड्रोजन। अब उसने दोबारा H2O से रिएक्ट किया तो क्या करा, Na2O को चेंज किस में कर लिया, NaOH में चेंज कर लिया, हाइड्रोजन वहीं का वहीं रह गया। तो ये वाला केस हमारा हो गया। ठीक, और इसमें थोड़ी हीट भी निकलती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, उसको आप चाहे तो छोड़ सकते हो। और एक और केस है, मेटल प्लस वाटर, सिर्फ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाए, वो वाला केस कौन सा है, जैसे एल्यूमिनियम ले लो जो कम रिएक्टिव है। अब इसकी मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, सिर्फ मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस भी तो करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे ये बताओ। यहाँ पे दो एल्यूमिनियम है, यहाँ पर भी दो आने चाहिए, दो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं ये देख लो, पहले ऑक्सीजन को देख लो, पहले तीन ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी तीन होने चाहिए, तो यहाँ तीन लिख दिया। लेकिन अब यहाँ छह हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पर भी छह हाइड्रोजन करने हैं, तो यहाँ तीन लिख दिया। बोलो समझ आया कि नहीं। अब ऐसी एक कैल्शियम का दिया हुआ है, कैल्शियम का भी वही वाला केस है, H2O वाला। मतलब पहले तो कैल्शियम ने इससे रिएक्ट किया, क्या बनाया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब फिर दोबारा से रिएक्ट करके क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस हम बाद में करते हैं, है ना। अच्छा वो वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्या, एक सेकंड बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस है, ये बात मुझे समझ आ गई। ठीक है, ऑक्सीजन को मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है आई थिंक, हाँ। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई करूँ तो चार हो गए, चार हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अब टू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ टू Na है तो यहाँ पर भी टू Na आना चाहिए, सही है। अब हो गया बैलेंस, करेक्ट है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, देख लो, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब देखो एसिड्स में दो एसिड्स की हम बात करेंगे, एक है हमारा HCl और दूसरा है हमारा HNO3। दोनों ही अच्छे एसिड्स हैं और दोनों से रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। जैसे मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे जितने भी हमारे मेटल्स है, कॉपर, Ag, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये क्यों नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं। इसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है, कमेंट में। इसके पीछे रीजन है, और वो रीजन भी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये क्यों नहीं करते हैं। बाकी सारे तो कर देंगे, ये नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं बताओ। देखते हैं आप कितना पढ़ते हो। Fe+2HCl क्या बनेगा बताओ जल्दी। Fe+2HCl, सिंपल सी बात है, देखो फेरस पे कितना चार्ज हो गया, +2, तो उसका चार्ज क्लोरीन पे आएगा, यानी 2:1, तो क्या बन जाएगा, FeCl2, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये ऐसे ही हुआ होगा ना, Fe+HCl। और फेरस क्या होता है, आयरन क्या होता है, मेटल होता है। ये बना FeCl2 प्लस क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हमने देखा ना सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी लास्ट में। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ Cl2 है तो यहाँ दो लगा दो, ठीक है, यहाँ दो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, चलो ये तो अपने आप ही बैलेंस हुए। अब एक और ले लेता हूँ मैं, एक और लेता हूँ, जैसे मैं ले Na+HCl, इन एग्जाम्पल से अलग, Na+HCl। अब क्या बनेगा, देखो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, NaCl बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। वही अपना NaCl भी सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है कि नहीं होता, ये तो सबको पता है। अब देखो इसको बैलेंस करो, यहाँ दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर दो लगा देंगे,
हो गया बैलेंस हाइड्रोजन, लेकिन अब क्लोरीन 2 हो गए तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 सोडियम भी हो गए तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो बैलेंस इस टाइप से करेंगे। नीचे एग्जांपल्स देख सकते हो, Mg+2HCl क्या बना, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई लास्ट में। ऐसी Zn जिंक+2HCl क्या बना, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसी 2 एल्यूमिनियम प्लस 6HCl क्या बना, 2AlCl3 प्लस 3 हाइड्रोजन। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। एक दो मैंने एग्जांपल दे दिए, बाकी सारे आप खुद भी समझ सकते हो। Al पे 3 चार्ज होता है, यहाँ 1 चार्ज होता है, तो 3:1 AlCl3 बनेगा। नेक्स्ट एक और आपका केस आता है नाइट्रिक एसिड वाला, HNO3 वाला। इसमें आपको थोड़ा सा याद करके चलना है कि जब भी हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो देखो दो प्रोडक्ट आपको याद करके चलने, एक तो H2O निकलेगा और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऐसे याद करो। कहीं कहीं NO मिलेगा, कहीं कहीं आपको NO2 देखने को मिलेगा। ये काम कब होगा, ये काम आपका डिपेंड करेगा कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं या डाइल्यूटेड HNO3 ले रहे हैं। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, और डाइल्यूट मतलब जिसमें थोड़ा सा एक्वस ज्यादा हो। समझते हो ना, किसी भी चीज को अगर मुझे कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड करना है, जैसे सपोज करो नमक और पानी है, अगर मैं नमक की मात्रा ज्यादा कर दूंगा, ठीक है, पानी में ज्यादा करूंगा तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और डाइल्यूटेड मतलब पतला, अगर मैं नमक कम रखूं और पानी पानी ज्यादा कर दूं तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, इसमें मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया है आपके लिए समझाने के लिए। ये थ्योरी पढ़ सकते हो, आपकी बुक का ये है। कॉपर प्लस HNO3, कॉपर मेटल है, जब हम इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और एक H2O। ये दोनों प्रोडक्ट आपको याद रख लेने हैं, ये दोनों तो बनने फिक्स है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और H2O। ठीक, H2O तो सब में ही बनना है। रिएक्शन बैलेंस आपको खुद करनी है। अब मैं बैलेंसिंग आपको बहुत सिखा चुका हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा चैप्टर मैंने कराया है। अगर आपको अभी भी नहीं आती है तो जाके एक बार वो चैप्टर आप गो थ्रू करो, वो चैप्टर आप देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब कंसंट्रेटेड लिया तो क्या बना मेरा, कॉपर नाइट्रेट, और अगर मैंने डाइल्यूट लिया तो भी कॉपर नाइट्रेट बना। बस चेंज कहाँ हुआ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, यहाँ पर चेंज हुआ है। कि अगर मैं ये याद कर सकते हो आप, कंसंट्रेटेड ले रहा हूँ तो NO2 निकल रही है, और जब मैं डाइल्यूटेड ले रहा हूँ तो NO निकल रहा है। तो ये आप याद करके चलो, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल से। अब एक मेरा आता है एक्वा रीजिया, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक्वा रीजिया क्या होता है, इसको गायब करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, इसके पीछे एक स्टोरी भी है। बहुत साल पहले एक राजा ने एक मुकुट लिया, मतलब मुकुट बनवाया सुनवार से। तो सुनियार को जब बुलाया गया और पूछा गया कि क्या ये सही है, क्या मतलब ये असली गोल्ड है या नहीं। तो बहुत लोगों को उस पर डाउट था, दरबारियों को, जो दरबार होता था राजा का, कि क्या ये सही है। तो बहुत ज्यादा उस पर चेकिंग की गई कि भाई ये सही है। किसी ने पीट पीट के देखा, किसी ने मुकुट को फेंक के देखा कि असली सोना है या नहीं है। ठीक है, इस पे बहुत सारे मतलब रिसर्च हुई। तो बाद में जाके जब सारी कुछ करने के बाद भी राजा को यकीन नहीं हुआ, होता है ना थोड़े बहुत सनकी लोग होते हैं, उसको यकीन नहीं हुआ कि यार ये सही है। उसको लगा कि ये मेरे को चिपका दिया, ये सही नहीं दिया इसने मुकुट, सही गोल्ड नहीं है, असली गोल्ड नहीं है। तो सुनियार ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, एक्वा रीजिया लिया। एक्वा रीजिया में इसको उठा के फेंक दिया, डाल दिया मतलब। तो जैसे इसको डिजोल्व किया तो क्या हुआ। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि जैसी मुकुट को एक्वा रीजिया यानी कि ये जो कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है इसमें डाला तो क्या हुआ, तो वो डिजोल्व हो जाएगा। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये स्टोरी मैंने क्यों बताई, एक्वा रीजिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, ये बहुत हाईली कोरोसिव एंड फॉर्मिंग लिक्विड होता है, जो कि आपका सिर्फ, आप ले लो गोल्ड एंड प्लेटिनम को छोड़ के सभी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इतना मतलब क्रोसिव होता है। और समझ लो इसमें दो मिक्सचर होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी बहुत तगड़ा एसिड है, और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों कितने तगड़े एसिड है। अगर इन दोनों को मिला के कोई सॉल्यूशन बनाया जाए तो सोचो आप कैसा होगा, कितना कोरोसिव होगा ये, मतलब खत्म ही कर देगा बिल्कुल ही। आप ये मान के चलो अगर मैं ये पेन या कोई प्लास्टिक की चीज इसमें फेंक दूंगा तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो मतलब इतना ज्यादा कोरोसिव ये है। तो जब उसको डाला गया तो उससे क्लियर हुआ कि हाँ भाई ये सही है, ये सही कह रहा है।
तो एक्वा का ये है, इसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। अब ये होता क्या है हमारा एक्वा, ये हमारा 3:1 के रेशियो में होता है, यानी HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। ये याद रखो, HCl एंड HNO3 का मिक्सचर होता है, और ये रहता है हमारा 3:1 के रेशियो में। इस रेशियो में ये रहेगा HCl HNO3 का। समझ में आ रहा है? और होता क्या है, हाईली क्रोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। और इसको हम एक और नाम देते हैं रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। ठीक है। और इसमें हम यूज किस किस के लिए करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसकी हाइडलाइंस में लिख रहा हूँ, गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। बहुत ही प्रेशियस एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत महंगे आते हैं, प्लेटिनम तो गोल्ड से भी महंगा है, पता है ना आपको। नोबल मेटल्स भी बोलते हैं इसको। आपको पता ही होगा। तो एक्वारीजिया के लिए आपको बस इतना पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इतनी चीजें याद रखनी है। मिक्सचर किसका होता है? HCl एंड HNO3 का। और किस रेशियो में होता है? 3:1। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि किस रेशियो में होता है। और ये भी आता है कि कौन से नोबल मेटल्स के लिए यूज होता है, तो ये गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्योरिटी चेक कर सकते हो इसके आप। अब आपकी आ जाती है एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है ये आपको याद ही करनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जिसमें इसका यूज होगा। जैसे एल्कलाई मेटल्स आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड। ठीक है, लेड तक तो हो गया। उसके बाद फिर क्या आ जाते हैं आपके? हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, अर्जेंटेनियम और गोल्ड। ये सब हमारे क्या है? ये लेस रिएक्टिव है। ये हमारे लेस रिएक्टिव है। इसके बाद जिंक के बाद आप जितने भी देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होकर रही है। पहले तो आप मोस्ट रिएक्टिव लर्न कर लो, कौन कौन से हैं जो हमारे मेटल्स हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये अल्कलाई मेटल्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। एल्यूमिनियम आपका ग्रुप 13 का है, पी पी ब्लॉक का है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है जिंक। फेरस भी डी ब्लॉक है। ठीक है। लेड आपका पी ब्लॉक में आता है। हाइड्रोजन आपका किस में है? एस ब्लॉक में है, लेकिन नॉन मेटल है। कॉपर आपका डी ब्लॉक में आता है। मर्करी आपका डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। अर्जेंटेनियम AgAu ये भी अलग है, लेकिन है तो मेटल्स ही। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेटल है तो मोस्ट रिएक्टिव होंगे। मेटल्स कौन से वाले? एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स हाईली रिएक्टिव है। तो इससे आप याद कर सकते हो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम। ये दोनों तो याद रखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चार बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है छोटा सा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अब देखो, मेटल को और नॉन मेटल को करेंगे रिएक्ट, तो क्या होगा? मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। मतलब इसमें क्या होगी? कंप्लीट शेयरिंग हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाथ से ले रहा है। तो यानी क्या हो रहा है? लेन देन चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की क्या चल रही है? लेन देन चल रही है। इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ KCl, कैसे भी समझो। तो इसमें हुआ क्या होगा? सोडियम पे होगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे होगा नेगेटिव चार्ज, और दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl, सॉल्ट। ऐसी एक और समझो, मैग्नीशियम MgCl2 का देखो, इस पे है +2 चार्ज, क्लोरीन पे है 1 चार्ज, तो क्या हुआ होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अभी आगे जब मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स कराऊंगा ना, तो आप और अच्छे से समझोगे। इसका लुईस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मेटल नॉन मेटल को मिलाने पे हम सॉल्ट बना सकते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। एटम्स ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। मतलब एटम्स क्या करते हैं? नहीं, मेटल्स क्या करते हैं? वो लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से, कैटायन बना लेते हैं। एटम्स क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वैलेंस शेल में से, और उसको एनायन बना लेंगे। जैसे ये माइनस चार्ज वाला क्या होता है? ये होता है पार्ट हमारा एनायन, ये आपको पता ही होगा। और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है? कैटायन, ये आप सब जानते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं पता, पता तो है ही आपको कि एनायन क्या है, कैटायन क्या है। तो बस वही, ऐसे ही हम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कोई भी सॉल्ट है, NaCl है,
MgCl2 है, उसमें हम देखेंगे ना, तो एक कैटायन है और एक एनायन है, और ये आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड अभी हम देखते हैं, आगे करेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। अब ये देखते हैं कि हमने जो किया है वो हमें समझ आया भी है या नहीं। तो क्वेश्चन से ही आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको सब कुछ समझ आया कि नहीं आया। अब पहला क्वेश्चन हमारा आता है, when a copper coin is dipped in silver nitrate solution, a glitter appears on the coin after some time. Why does this happen? Write the chemical equation. तो इसमें एक चीज मुझसे पूछी गई कि जब हम किसी कॉपर कॉइन को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसमें कुछ ग्लिटर दिखते हैं, हल्के 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 हल्के, और ऐसा क्यों होता है ये पूछा जा रहा है, और क्या रिएक्शन होगी इसके पीछे, तो वो चीज हमसे पूछी जा रही है। देखो सीधे सीधे यूजर रिएक्टिविटी सीरीज का इसमें सीधे सीधे कैसे है वो बताते हैं। देखो क्या बोला इसने, कॉपर कॉइन, तो जाहिर सी बात है कॉपर कॉइन कॉपर मेटल से ही बना हुआ, तो कॉपर लिया, प्लस उसको रिएक्ट किससे कराना है मुझे, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से। अब जब इसकी रिएक्शन हुई होगी तो होना क्या है, कॉपर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में अर्जेंटेनियम से ऊपर है, ये चीज तो मैं आपको दिखा चुका हूं ना, कॉपर ऊपर है ना देखो अर्जेंटेनियम से, तो होगा क्या, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर पे 2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, नाइट्रेट पे -1, तो यहाँ क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट स्टेप से NO3 का होल ट्वाइस प्लस अर्जेंटेनियम, वो अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन बैलेंस अभी नहीं है, अब इसको बैलेंस भी करते हैं। 2 नाइट्रेट है तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 2 अर्जेंटेनियम भी तो हो गया। अब बताओ अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, अब देख के बताओ, बैलेंस हो गई, तो यही मुझे लिखना था ना, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन बैलेंस करके लिख दिया। तो क्या हुआ, रिएक्शन में अगर आप देखें तो कॉपर ने जब रिएक्ट किया, अब पूछा ना व्हाट डज दिस हैपन, तो देखो कॉपर ने जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया या उनकी रिएक्शन हुई तो उससे हमें कॉपर नाइट्रेट मिला और अर्जेंटेनियम अलग हो गया, ठीक है, यही हुआ होगा ना। नेक्स्ट आता है हमारा द इलेक्ट्रॉनिक, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल A is 281 and that of metal B is 282. Which of the following two metals is more reactive? Write their reaction with dilute hydrochloric acid. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम एटम का पता लगा सकते हैं, कौन सा एलिमेंट है ये भी पता लगा सकते हैं, या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, मैंने वहां पर आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कौन सा एलिमेंट है पता लगाना सिखाया था। सपोज करो ए की लिखी है 281 और बी की है 282, वैलेंस शेल में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यानी ग्रुप 1, ग्रुप का पता लगाना मैंने सिखाया। पीरियड क्या है, 3, 1 2 3, 3 पीरियड है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल से पता चल गया ना, तीसरा पीरियड है, मतलब तीसरा पीरियड, और पहला ग्रुप कौन होगा, पहला ग्रुप में कौन आते हैं, सोडियम पोटेशियम लिथियम हाइड्रोजन। पीरियड थर्ड कौन सा होगा, फर्स्ट पे हाइड्रोजन, सेकंड पे लिथियम, थर्ड पे सोडियम, तो ये क्या हो गया, सोडियम। और वैसे भी तो देख सकते हो आप, 2 + 8 + 1 क्या हो गया, 11, तो 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का होता है, सिंपल, ऐसे भी पता लगा सकते हो। ऐसे इसका देखो 2 + 8 + 2 12, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा था 1 से लेकर 30 तक आपको याद करना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब देखो कितना आसान हो गया, अब आप ग्रुप और पीरियड में कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। जैसे यहाँ है 2 + 8 + 1 11, 2 + 8 + 2 12, तो ये तो हमें पता है 11 और 12 किसका है एटॉमिक नंबर, उसमें तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। अब इन दोनों में से, ये तो हमने पहचान लिया, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, सिंपल सी बात है सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो यानी कौन सा वाला है, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, लिख दो सीधे, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। क्यों, क्यों है,
क्योंकि देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला ए सोडियम है, बी मैग्नीशियम है, और हमें पता है सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, दैट मीन्स ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। अब इनकी रिएक्शन लिखो, हाइड्रोक्लोरिक होगा ये, हाइड्रो, यहाँ एच आएगा, हाइड्रोक्लोरिक। तो देखो यहाँ पर लिखनी है मुझे सोडियम की, अगर डाइल्यूट HCl से करानी है रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। HCl से रिएक्शन होगी तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक तो बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। और जब मैं मैग्नीशियम की करवाता हूँ HCl से, सेम डाइल्यूट HCl से, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, बैलेंस कर रहा हूँ अभी, रुक जाओ, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब इसको बैलेंस भी करके लिख दो, बैलेंस वैसे आपको करना आता है। यहाँ एक Na है, वहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन भी तो 2 हो गए, फिर यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा। अब इसको भी बैलेंस कर दो, यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लिया तो ये तो बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 थे, 2 ही रह गए। ये वाली तो मैंने पहले भी करवाई है ना रिएक्शन आपको, NaCl वाली, आई थिंक, हाँ ये रही ना, सेम ही है एकदम। Mg2HCl वाली भी है, देखो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है, और हम आगे का जो पार्ट है वो कल करने वाले हैं। कल हम और भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि आपके जो मेटल्स, नॉन मेटल्स से भी अलग अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स की रिएक्शंस हम करने वाले हैं कल। नॉन मेटल्स की जितनी भी रिएक्शन होगी वो करेंगे, और मेटलर्जी को हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी। मेटलर्जी वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, एक्सट्रैक्शन हमें उसमें पढ़ना है, और हम पढ़ेंगे, तो वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।